नमस्कार डॉक्टर धर्म सिंह जी, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्ते मनीषा जी। मैं बहुत अच्छा हूँ। उम्मीद है आप भी बहुत बेहतरीन होंगे। और ऑनलाइन हमारी बातें वर्चुअल दुनिया में हमारी आपके ग्रुप के माध्यम से होती रहती हैं। आपका ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ के मंच पर स्वागत है। आपके बारे में वैसे हमारे दर्शक सभी परिचित हैं, फिर भी आपका परिचय अपने दर्शकों से करवाती हूँ। आपने रविंद्रनाथ मेडिकल कॉलेज उदयपुर से एमएस किया है और वर्तमान में भी उसी कॉलेज में ही प्रोफेसर हैं। मैं आपके सभी दर्शकों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे विशेषकर मैं आप जो इस ग्रुप को जिस तरीके से संभालते हैं, ये काबिल तारीफ है। स्पेशली ग्रुप एडमिन और आपकी पूरी टीम इतना अच्छा सकारात्मक माहौल ग्रुप पे रखते हैं। मतलब यदि मैं ग्रुप एडमिन होता तो सच बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा जो ग्रुप है ब्लॉक हो चुका होता, चल ही नहीं पाता। नहीं इतना सर जी, पेशेंस आप लोग आपका लेके आते हैं, सहयोग है, ऐसा नहीं है। इतना पेशेंस आप लोग लेके आते हैं, इतना धैर्य आपके अंदर, इतना असीम आप लोगों के अंदर हिम्मत, प्यार, सम्मान है। ये देख के मैं ग्रुप कभी छोड़ ही नहीं पाता हूँ। मैं कितना भी बिजी हूँ, इस ग्रुप में जरूर अपनी पोस्ट या दूसरों की पोस्ट जरूर पढ़ता हूँ। जी। मेरे पास आप यकीन नहीं मानेंगे, व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं है, ना ही मेरे इस पे बहुत ज्यादा ग्रुप हैं या मैं इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन आप लोगों का ज्ञान, अपनापन उस ग्रुप में खींच के ही रखता है, बांध के ही रखता है। ये सबसे बड़ी बात है। और रहा सवाल आपका, तो मैं बता देता हूँ कि अ, एक रविन्द्रनाथ टैगोर से मैंने एमएस किया है, जो कि यहाँ का बहुत अच्छा कॉलेज है, 1916 से। जी। बेसिकली मेरा एजुकेशन जो है जयपुर से हुआ था, एमबीबीएस का। ऑल इंडिया से मेरा सिलेक्शन हुआ था। जी। मैं स्कूल में ही, जैसा आपने बोला, स्कूल में शुरू से टॉपर रहा था। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या होता है कि मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड था, उसमें कोई जॉब वॉब करना या इस तरह से करना या आगे बहुत ज्यादा नहीं था। आप बेसिक पढ़ाई कीजिए, डिग्री कीजिए। और मेरा एक जमींदार परिवार का जन्म था, तो अपना जो भी जमीनें हैं, जैसे भी करवाना है आप करिए, और शादी करके आगे का जो भी आपके प्लान हैं वो करिए। तो इस तरह का माहौल था। और मेरा जब जन्म हुआ था तो घर में शायद मेरे पिताजी 3 भाई थे, तो उनके तीनों के कोई पुत्र नहीं था। तो बड़ी, कहते हैं परिवार वाले, बड़ी मन्नतों के बाद तेरा जन्म हुआ है। तो उस टाइम पे सारी बहनें ही थी, सिस्टरें थी। तो मेरे को बड़ा लालन पोषण मिला, अच्छा मिला। और उसके बाद स्कूल में मैं जाने लगा, तो मेरे टीचर्स मेरे पेरेंट्स को बुला के बोलते थे कि इसकी शादी आप जल्दी नहीं करना, ये बहुत होनहार बच्चा है, इसको पढ़ाओ आगे। तो अदरवाइज मुझे तो लगता है कि 7वीं क्लास में मेरी शादी फिक्स हो जाती, ऑलमोस्ट फिक्स हो ही चुकी थी। मेरे दादाजी चाहते थे कि मेरी जल्दी शादी हो। तो पुण्यात्माएं सर आप पूर्व जन्म के। ये आप लोगों का आशीर्वाद है। और मैं ऊपर वाले को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जी। कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले। यही मेरे जीवन की ताकत रही है। और दिशा देने वाले लोग जो मिले, वो खुद पुण्य आत्मा थे। जी। आज मैं आपके माध्यम से उन सभी के लिए आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ये कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। मेरे जीवन में मेरा खुद का एफर्ट जो है 10% है, बाकी उन सबका बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाई किया। क्योंकि मेरी माँ भी जल्दी शादी चाहती थी, पिताजी का बहुत ज्यादा वो नहीं था, पढ़े तो अच्छा है, जो भी है इतना सारा प्रॉपर्टी है देख लेगा। लेकिन हालात ऐसे बनते गए कि मैं टॉप करता गया। और जब मेरे 11th के टीचर थे, 12th के थे, तो वो पेरेंट्स को बुला के बोलते थे कि आप इनको डॉक्टर बनाइए, ये 100% डॉक्टर बन जाएंगे। हालांकि मैंने जब 10th पास किया था, तो मेरे टीचर ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी बनो। मैंने फॉर्म भी भर दिया था। तो मेरा एक मित्र बोला कि यार तू टॉपर होके यार ये क्या आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके पढ़ के आईएएस बनेगा, साइंस पढ़ ले, उससे आईएएस बन जाना। तो मैंने कहा यार सब्जेक्ट सारे एक जैसे होते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। पर नहीं, बोले साइंस ले ले यार, साइंस में मतलब थोड़ा ठीक रहेगा। तो मैं इधर साइंस ले लिया। फिर उधर टॉप किया साइंस में। तो एक गिरीश शर्मा जी थे, जिनका मुझे सच में आपके माध्यम से काफी लंबे टाइम से हम टच में नहीं है। 12th के बाद ही मैं मेडिकल में आ गया, और फिर पूरी इधर उधर बिजी हो गई लाइफ। उनको बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहला फॉर्म भी उन्होंने भरा, मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करके कहा कि डेफिनेटली डॉक्टर बन जाएगा, आप इसको एक बार मौका दीजिए। क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि शादी करके घर सेटल हो। लेकिन परिस्थितियां यूं ही कि मैं पहली बार में मेडिकल में निकल गया।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने जयपुर से एमबीबीएस किया जी। और फिर एमएस किया, और जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की थी, एमएस किया था, उसी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। और रहा सवाल आपका, जो आपने कहा कि दोनों धाराएं विपरीत हैं, कैसे आप सामंजस्य करते हैं? जी तो सर। सच बताऊं, ये जो नजरिया है ना, हुँ, ये तय करता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। बेसिकली एक एक जो 70 के दशक के बाद या आजादी के बाद लोगों ने एक भ्रम फैला दिया, ये सब रूढ़िवादिता है, ये सब वो है। लेकिन सच में किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की कि ज्योतिष क्या है, साइंस क्या है। क्योंकि साइंस बाद में है, ज्योतिष पहले है। अब नजरिया आपका उल्टा हो जाएगा तो चीजें उल्टी दिखने लग जाएंगी। मैंने जब तय किया, मैंने मेडिकल साइंस पढ़ना शुरू किया, जैसा मैंने पोस्ट में भी डाला, हुँ, हुँ, हुँ। उस पोस्ट का पूरा डिटेल वो एग्जैक्टली हुआ यही था, क्योंकि मैं इन सब चीजों को कभी मानता भी नहीं था। बिल्कुल, आपने परंतु पूरा लिखा, अभी परसों ही तो मैंने पढ़ी आपकी हाँ, पोस्ट। हाँ, बिल्कुल मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन वो जो घटनाएं हुई जिस तरीके से, तो मैं एमएस में आ गया। सर्जन बनना मेरा बिल्कुल चॉइस नहीं था। तो अल्टीमेटली मुझे जो 4 साल पहले की हुई बात घटना आ आई, तो मैंने कहा यार ये तो वाकई कुछ ना कुछ ऐसा है इसमें। कुछ पूर्व निर्धारित होता है। बिल्कुल, बहुत तभी सारी हम चीजें। ज्योतिष की ओर रुझान है, इसी इसी वजह से हम उसके सूत्रों को मानते हैं, ज्योतिष के सूत्रों को। डेफिनेटली मैंने ये तय किया कि यार ऐसा तो है, क्योंकि मेरे हाथ में सब कुछ था उस टाइम पे, कौन सी हुँ, ब्रांच चूज करनी है, हुँ, क्या हुँ, लेना है, क्योंकि मेरा रैंक ऐसा था। तो मैं चाहता जो ले सकता था, लेकिन मैंने लिया वो हुँ, परिस्थितियों, बस जो मेरी डेस्टिनी में था। हुँ, हुँ, तो फिर मैंने इसको खोजना चाहा, तो मैं बहुत लोगों से मिला गया, लेकिन सबके जवाब अलग अलग, क्योंकि ज्योतिष का शायद हो सकता है मैं उन लोगों से नहीं मिल पाया हूँ जो वाकई जबरदस्त होंगे। छोटे मोटे लोगों से मिला हूँ, तो हुँ, उन्होंने अपने अपने से अलग अलग चीजें बताई। तो मैंने कहा यार ये ठीक नहीं है। फिर मैंने, क्योंकि मैं किसी चीज को डिनाई कर दूं, जब तक उसको जान नहीं लेता उसका सच क्या है, तब तक मैं डिनाई नहीं करता हूँ। हुँ, हमारे साइंस में क्या होता है कि आप भी जानते ही हैं कि पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल किया जाता है, बिल्कुल, यही होता है। बिल्कुल। तो सेम चीज मैंने इसमें अप्लाई किया ज्योतिष में, कि हुँ, पहले आप जीवन जानो, थ्योरी हुँ, जानो किसी का, और फिर सूत्र पढ़ो, या सूत्र पढ़ के किसी का जीवन जानो, तो दोनों को कोरिलेट होता है, तो इसका मतलब चीजें सही हैं। जैसे आज मैंने कोई मरीज आया मलेरिया का और देखा कि इसको बुखार है, ये है, और मलेरिया मलेरिया के सारे लक्षण मिल रहे हैं, फिर मैंने मलेरिया टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, तो मैं मान लूंगा कि हाँ ये वाकई मलेरिया का मरीज है। इसी तरह ज्योतिष में जो सूत्र लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो पुरानी विधा थी ऋषि मुनियों के द्वारा, उसकी चीजें फाड़ दी गई, आक्रमणकारी ले गए वो उस ज्ञान को, तो आधा अधूरा रहा, और कुछ जगह लोगों ने अपने सूत्र घुसेड़ दिए, अपनी चीजें लगा दी, उससे क्या हुँ, हुँ। इसका डिस्टोरेशन बहुत हुआ। तो इसमें वापस से रिसर्च करके सूत्रों को स्थापित करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अभी तक जो है वो इतना पर्याप्त है कि हम उसको ही अध्ययन कर लें तो जगत कल्याण हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो आपने सब्जेक्ट पढ़े वो सब आपको अपनी मर्ज़ी से ही पढ़े कि ये हमको साइंस लेनी है, डॉक्टर बनना है, हाँ, या कोई वो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल मोटिव था? ऐसा कुछ भी नहीं था लाइफ में। जी। स्कूल में चलता रहा, और जैसे ही 10th आया, मैंने बताया आपको कि जैसे ही 10th आया तो मेरे टीचर ने कहा कि नहीं, आपको प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस आईआरएस जो भी आईपीएस बनना चाहिए। हुँ, हुँ। मैंने उनसे पूछा, लवानिया करके मेरे सर थे, गोविंद लवानिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये ले लो, आप पक्का निकल जाओगे, आईएएस बन के आओ ना मेरे घर मिठाई खिलाने। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं ले लेता हूँ। उन्होंने कहा कि आर्ट्स पढ़ाते थे वो, तो उन्होंने आर्ट्स सब्जेक्ट मुझे सजेस्ट किए थे। जी। मेरे पेरेंट्स का कभी इंटरफेयर नहीं रहा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या करना है, कितना पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। उनका पूर्ण विश्वास मेरे ऊपर रहा, ये बात के लिए मैं सचमुच में भाग्यशाली हूँ। बिल और यही बात मुझे बांधे रखती थी कि नहीं यार, वो भरोसा करते, तुझे उनको रिजल्ट देना है, तुझे वो काम नहीं करने हैं, तो उस परिवार से कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। तो ये चीज मुझे ऑटोमेटिक बांध देती थी। और वो कभी मुझसे पूछते भी नहीं थे तुम कितने बजे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ये सारी स्थितियां रही। तो ये जिम्मेदारी का एहसास मेरे बचपन में ही होने लग गया था मुझे। उनको इस विश्वास ब, था और आपने भी उनका विश्वास बनाए रखे बस रखा। यही यही उनके विश्वास ने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे उनके जी। विश्वास पे खरा उतरना है। आपके द्वारा ग्रुप में महान लोगों की पत्रिका लाई जाती हैं। उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों के आधार पर ज्योतिष के सूत्रों की सरल एवं सटीक व्याख्या से हम सब लाभ उठाते भी हैं। यहाँ आप सीखने की विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। आपके शिक्षण कौशल को देखकर मैं भी मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ तथा विचार करती हूँ कि ज्योतिष फील्ड एवं मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी भाग्यशाली हैं, जिन्हें आप जैसा मार्गदर्शक मिला है। ये आपका बहुत ही, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सवाल के लिए। आपका बहुत ही सकारात्मक नजरिया है जो इस तरह से आप देख रहे हैं। हाँ, बेसिकली मेरा प्रयास यही रहता है
कि नए तरीके से सिखाया जाए, सरल तरीके से चीज़ों को सीखा जाए। मैंने खुद ने भी मेडिकल साइंस को ब उसी आसान भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, अपनी समझ में कन्वर्ट किया और सेम चीज़ ज्योतिष को मैंने अप्लाई की कि यानी किसी का स्वभाव जो है गुस्सैल है, जैसे हमने मंगल को पढ़ा तो मंगल के कैरेक्टर पढ़े, तो मंगल के कैरेक्टर ये अप्लाई हो रहे हैं तो कहीं न कहीं उसके जीवन में मंगल का रोल है। हुँ, किसी के जीवन में गुरु का रोल है, तो वो जो कैरेक्टर कोरिलेट होते हैं, उनको मैंने हमेशा कोरिलेट करने की कोशिश की है और ऐसा ही मैंने साइंस में कोशिश होती है कि साइंस में बच्चों को उस तरीके से बताया जाए, क्योंकि वो मैं जिस स्टेज में आया था तब बहुत ज़्यादा इंटरनेट का ज़माना नहीं था, बहुत ज़्यादा चीज़ें इतनी नहीं थी, बहुत आसान है, समझने का तरीका भी आसान है, तो उनको सरल किया जाता है और उसी तरह से मैं इन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके चलता हूँ। तभी तभी एक से एक सूत्र सामने आते हैं, साथ ही सीखने की नई-नई तरीके भी आप सिखाते रहते हैं। ये इससे ये होता है कि हम एक ही चीज में चलते रहते हैं तो बोरियत फील होनी होती है। यदि आप किसी भी चीज को ट्विस्ट करके घुमा के देखते हो तो हुँ, क्या होता है, नजरिया भी चेंज होता है लोगों का और सोचने की शक्ति भी बढ़ती है और क्षमता भी बढ़ती है चीजों को एनालिसिस करने की। बिल्कुल। जैसे कभी आपने रविन्द्रनाथ टैगोर को लिया या विवेकानंद जी को लिया, तो विवेकानंद जी एक बहुत समृद्ध परिवार में पैदा हुए थे। अब उनके 10वीं घर में विष योग बना हुआ है, तो लोग कह देते हैं यार इनका करियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन असल में उसमें जाके देखना पड़ेगा राशि क्या है, पोजीशन क्या है, उसका मालिक कहाँ गया है और वास्तव में जो हुआ, लोगों की नज़र में एक टाइम पे तो वो बाबा जी कहलाते थे, हुँ, विवेकानंद जी। तो वो विश्व योग ने भी अपना उतना प्रभाव दिखाया कि उनको एक टाइम पे ये हालत हो गई थी कि उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनके परिवार वालों ने केस कर दिया और उनको खाने तक के लिए अनाज नहीं, वो अपना कटोरा लेके निकलते थे। वो व्यक्ति जो एक बहुत समृद्ध परिवार में पैदा हुआ और वो घर-घर घूम रहा था। तो वो विषयोग प्रभाव दिखा रहा था, लेकिन वो विषयोग शुभकारी था, जिस भी स्थिति में था, जैसे भी है, वो ज्योतिष का विषय है, लेकिन उन्होंने उनको उस महान ऊँचाई पे भी पहुँचा दिया। तो निखार हमको लाए। ये जानना पड़ेगा ज्योतिष के अंदर कि सूत्र वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। जी, किसी के जीवन में भी सूत्रों के हर पहलू घटित होते हैं, लेकिन वो पहलू किस रूप में आगे जाके परिणत होंगे, ये बहुत रिसर्च का विषय है, मैं ऐसा समझता हूँ। मैंने तो सर आपके जो आप लाते हैं ना, तो उसमें देखा है कि जो सूत्र आप लेके आते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर हम उनको याद करते। पर जिस तरीके से आप उनको लेकर आ रहे हैं, तो वो दिमाग में अपने आप ही सेट हो जाते हैं। बेसिकली यही यही हमारी जो जी। पुरानी परंपरा रही है, पुरानी संस्कृति रही है, हुँ, उसमें हम खेलों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से, जैसे आज अपन अपनी संस्कृति को देखें तो त्योहार बना दिया गया किसी चीज़ पे, कि जी, भई आज इस चीज़ को आप ऐसे नहीं समझोगे तो इस चीज़ को समझोगे। मैं बहुत सारी टॉपिकों में जाऊँगा तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों को मास लेवल पे एजुकेटेड करना होता है, जब लोगों को हर किसी के पास नहीं जा सकते, तो हम उस चीज़ को जोड़ देते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमें अभी रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, तो रेस्ट की सख्त ज़रूरत है तो हम कह देंगे कि साहब आज आपको घर पे रेस्ट करना है तो कोई नहीं मानेगा, अपना काम करेगा। पर हम उस दिन कह देंगे कि साहब ये विशेष कर परिस्थिति है, इसमें आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए और ये चीज़ें हैं, तो वो रेस्ट करेगा। तो हमने चीज़ों को जोड़ा है तो लोगों को आसान हो गया, परंतु उनका प्रकार से लॉजिक, जोड़ दिया गया है। हाँ, लॉजिक जब तक लॉजिक के ऊपर जब लोग सवाल खड़ा खड़ा करते हैं कि ये सही नहीं है, गलत है या सही है, तो उसको खोजना चाहिए, मेरा मानना है। मेरा मानना है कि इस तरह से खोजना चाहिए कि उसके पीछे लॉजिक रहा है हमेशा से। जैसे हमारे कहा गया है कि आप जो है मांस मदिरा से दूर रहिए। जी, तो अब कोई कहेगा यार मांस मदिरा से दूर रहने से क्या हो जाएगा? यूरोपियन तो सारे लोग जो यूरोप कंट्री के लोग हैं या लंदन या अमेरिका या जर्मनी, जापान, वो तो ये सब चीज़ें अपने धर्म में शामिल करते हैं। हुँ, मुस्लिम्स में दारू बैन है लेकिन नॉन-वेज खाइए। हुँ, और क्रिश्चियनिटी में आप देखेंगे कि दारू और वो नॉन-वेज दोनों ही अलाउड है और दोनों ही मतलब वो भगवान के लिए मानते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये कंट्रोवर्शियल बना के लोग पेश करते हैं, लेकिन वास्तव में तीनों तीनों लोग तीनों जगह सही हैं। एक छोटी-सी बात से मैं समझाता हूँ। ये मुस्लिम धर्म है जिसको कि मैं मतलब एक धर्म नहीं मान के एक वो मानता हूँ, मतलब एक बहुत लेट आया है विचारधारा। तो हाँ, जैसे भी है धर्म ही कहेंगे, हम तो हुँ, सबका सम्मान करता हूँ मैं तो। तो बेसिकली सनातनी धर्म रहा है। तो अब जब लोगों का डाइवर्जन शुरू हुआ, अब कोई अरब में रह रहा है जहाँ पे पानी नहीं है, खाने के लिए वहाँ वेजिटेरियन खाना हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने नॉन-वेज को अपने उसमें जगह दे दी।
यही कारण हो। क्योंकि वहां और कहते हैं कि जो अल्कोहल दारू होती है, शराब होती है, वो क्या करती है, पानी की कमी लाती है, तो उन्होंने उसको बैन कर दिया। अब इस लॉजिक, ये साइंटिफिकल लॉजिक है। अब आप क्रिश्चियनिटी में जाते हैं, जहां यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहां क्या है कि दोनों चीजें अलाउड है, क्योंकि वहां का जीवन इन चीजों से चलता है। एक बात इंडिया में क्या है कि आप ये चीज खाते हैं तो आपका शरीर बीमार हो जाता है और आपकी लाइफ स्पैन घटती है। इसीलिए हमारे संत मुनियों ने कहा कि ये निषेध है, ये धर्म के विरुद्ध है। हम्म, वो कितने समझदार रहे होंगे, कितने पहुंचे हुए लोग होंगे, जो हजारों हजारों साल पहले, लाखों साल पहले ये बता गए, जबकि जब साइंस भी डेवलप नहीं थी। बिल्कुल उनके शोध अनुभव पर आधारित है। तो वो ही चीजें आज हम अप्लाई कर रहे हैं। जी। तो आप ज्योतिष पे सवाल उठाने से पहले आप उसकी खोज करिए, उसको जानिए, फिर समझिए। आज 1000 साल बाद साइंस कहता है ये चीज होने वाली है, ये चीज करनी चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए। हमारे शास्त्रों में तो पहले ही लिख दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल पहले ही बता दिया गया। अब लोग कहेंगे यार आप तो ऐसे हो वैसे हो। अरे भाई, आप समझिए चीजों को, जानिए, उसके बाद सवाल उठाइए। तो हम कितनी महान परंपरा के वाहक हैं, हमारी कितनी बड़ी समृद्ध संस्कृति है। हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं, भारतवासी, जिन पे पूरी दुनिया गर्व करती है, जिनका दर्शन, जिनका ज्ञान पूरे जगत के कल्याण के काम आ सकता है। आपकी खोजने की प्रवृत्ति ने कभी आपको केदारनाथ धाम या कभी किसी संत के सानिध्य की ओर अग्रसर किया? ये प्रेरणा आत्मिक संतुष्टि के लिए है या आध्यात्मिक उन्नति के लिए? असल में सवाल बहुत बेहतरीन है आपका। जी। ये क्या है कि ये दोनों ही काम है इसमें, परंतु मैं बताऊं हकीकत तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा हालातों की वजह से ऐसा हुआ। मेरी इच्छाएं होती थी, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 10th 11th में, तो हिमालय का नाम सुनता था, ऋषि मुनियों के बारे में सुनता था। तो मुझे लगता था कि यार मुझे कभी हिमालय जाना चाहिए, देखना चाहिए हिमालय में क्या है क्या नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था, बाद में तो मैं जान गया कि उत्तराखंड, वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो बना पहाड़ी, वो उसका केदारनाथ और वो पूरा हिमालय बेल्ट और पूरा वो गल पड़ा, तो समझ में आया। पर जब मैं 5वीं 6वीं 7वीं में था, तो बहुत ज्यादा समझता नहीं था, तो हिमालय दिमाग में आता था बार बार। और मैं सच कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, केदार बाबा की मेहरबानी थी, जैसे ही मेरी डिग्री पूरी हुई, मुझे वहां से एक बहुत बड़ी जॉब ऑफर हुई, केदारनाथ के पास से बिल्कुल। बहुत अच्छा। मैं उससे पहले एक गवर्नमेंट जॉन कोटा में ज्वाइन कर चुका था, और अचानक से मेरे मन में चल रहा था कि मैं केदारनाथ जा नहीं पाया। मैंने डिग्रियां भी कर ली इतनी सारी, कब से मैं सोचता था। और मेरे को सडनली एक जॉब आया, तो फिर मैंने कन्विंस किया, तो लोगों ने कहा यार वहाँ, उसके बाद फ्लड आया हुआ था 2013 में, तो उसके 15 में मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। 15 में मैं वहाँ रहा हूँ, 2015 में 6 महीने। तो मैं उस जॉब के लिए चला गया, और जॉब तो एक बहाना थी, केदार बाबा की मेहरबानी थी, उन्होंने अपने चरणों में बुलाया। तो मैं वहां बहुत लोगों से मिला, बहुत नजरिया देखा, प्रकृति के करीब रहा। तो मुझे दोनों ही फायदे हुए, आध्यात्मिक शांति भी मिली और तभी आपका खुद को रुझान। जानने का मौका भी मिला। और ये चीजों ने मुझे स्ट्रांग और मजबूती दी, सहन करने की क्षमता दी। पहले मैं बहुत ज्यादा इम्पिटेंट था, हालातों से मुझे धैर्य मिला। ये बाबा केदार की मेहरबानी रही। रहा संतों का सवाल, तो जब आप इस जगत में आते हैं, जब आप अपनी जो मंजिलें सोची होती हैं, स्कूल लेवल पे आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपके पास एक बेहतरीन जॉब होती है, बड़ा अच्छा प्रोफाइल होता है, आपकी लाइफ पार्टनर भी बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव, बहुत ज्यादा हंसमुख मिजाज, और आपको हर जगह सपोर्ट करने वाला होता है। फिर आपकी लाइफ का दूसरा स्टेज शुरू होता है कि आप वास्तव में इस जन्म क्यों लिए, क्या चाहते हो आप लाइफ से, क्योंकि आपने जो सोचा वो तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए। जब ये सवाल उठते हैं, तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको उन लोगों के पास जाना पड़ेगा, जिन्होंने इन सब सवालों को ज्ञान के माध्यम से छोड़ दिया, या इन सवालों से वो बहुत ऊपर है। जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। फिर जीवन का उद्देश्य समझ में आने लगता है। तो ये जो चीजें हैं, इनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। इसीलिए मेरी जब स्टेज आई, एक कि ये सारी चीजें जो बेसिक्स, सामाजिक सोसाइटी जिनको लेके चलती है, जो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं इस भौतिक जगत के लिए, वो मैंने कंप्लीट कर लिए। तब मेरे अंदर जो प्यास थी, उसको बुझाने के लिए तो आपको गुरुओं की शरणों में, आध्यात्मिक स्थानों पे जाना ही होगा, या फिर आप इस दुनिया को ही प्राप्त करते रहिए।
तो वो मुझे लगा कि मैं कितना भी प्राप्त कर लूं, वो मुझे संतुष्टि आने वाली नहीं है। मुझे वो चाहिए जो मैं खोजना चाहता हूँ, जो मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये लगता है कि आपको सब कुछ मिल जाएगा फिर क्या। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ ये कि जो चाहा मैंने अभी तक पाया है। तो फिर सब कुछ पाने के बाद आपके जीवन की सार्थकता क्या रह जाएगी। तो सार्थकता को खोजने के लिए मुझे आध्यात्मिक स्थानों पे, हॉली प्लेसेस पे, बड़े बड़े संतों की तरफ जाने का मेरा रुझान रहता है, कि क्योंकि उनके पास ही इनके सवालों के जवाब हैं। जैसे मैं परमहंस योगानंद को पढ़ता हूँ, जी। तो कहीं ना कहीं वो मुझे संतुष्टि देते हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन की सार्थकता की तरफ मुझे ले जाते हैं। भाग-दौड़ में थोड़ा-सा लगता है कि शांति का अनुभव इन्हीं की शरण में जाकर मिलता है, कुछ दिव्य स्थानों पर या दिव्य संतों के सानिध्य में ही। निश्चित रूप से। आज आज भी धरती, कहते हैं ना, धरती कभी बीज नहीं खोती। बस आपकी खोज की जो लालसा, जो खोज की जो आपकी जो उत्कृष्ट ऊर्जा है, वो कितनी तीव्र है, वो कितनी तीव्र है, इस बात पे निर्भर करेगा कि आप सही जगह पहुंचे या नहीं पहुंचे। क्योंकि मंजिलें बहुत होती हैं, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारे आपको अलग अलग बातें बोलेंगे, लेकिन आपको जो चाहिए इस जगत में वो अवेलेबल है, वहां तक आप जा सकते हैं। ऐसा मेरा मानना रहा है हमेशा से। क्योंकि आप जो भी खोजना चाहते हैं इस संसार में आज भी मौजूद है। वो जवाब आपको पूर्ण रूप से मिलेगा, लेकिन आप खोजिए। एक और आखिरी सवाल आपसे, आपकी राजनीति में भी काफ़ी रुचि है। अगर आप राजनीति में जाते हैं तो आपके लिए प्राथमिकता के आधार पर क्या सर्वोपरि रहेगा? आप आप अचानक से, मतलब पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। बहुत बहुत बधाई हो आप इस कूटनीतिक सवाल के लिए। आपका आध्यात्मिक से आप एकदम से मुझे माया आपका माया जगत की तरफ। बहुआयामी व्यक्तित्व सबके सामने आया है इसीलिए मैंने पूछा। इस बिल्कुल एकदम से सरप्राइजिंग सवाल के लिए आपको बहुत बहुत मतलब मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत से सीधे भौतिक जगत में उतार दिए। बहुत अच्छा सवाल है। और जी, वास्तव में यदि आप जीवन में, अब बेसिकली लोग सोचते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन की चीजें क्या है। तो मैं मानता हूँ जीवन में आप क्या करना चाहते हो ये आपका कर्म चित्र हो सकता है, उद्देश्य बहुत अलग है। और ये जो सवाल है वो आपका मेरे कर्म चित्र से लेके है। जी, बेसिकली मेरा मानना है कि जब आप किसी भी पेशे में होते हैं, किसी भी काम को कर रहे होते हैं, चाहे आप टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो या जज हो, जो भी आपका पेशा है, या आप एक सफाई कर्मचारी क्यों नहीं हो, क्योंकि पेशे से आपकी हैसियत तय नहीं होती है। मेरा मानना है हैसियत बहुत अलग चीज है। औकात भले ही जगत में लोग तय कर लेते होंगे पेशे से, लेकिन मेरी नजर में पेशा सबकी औकात बराबर रखता है। कोई भी पेशा छोटा और बड़ा नहीं होता है। जॉब जॉब होती है, बाकी वो अपने कर्मों के आधार पर तय होती है। इसलिए जो ये चीज हम सब कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री का जितना योगदान है उतना ही एक सफाई कर्मचारी का भी योगदान है इस देश के लिए। बस ये पेशे हैं, और पेशे की सबसे खासियत बात ये होनी चाहिए कि आप पेशे के प्रति कितने गंभीर हैं, आपकी निष्ठा क्या है, आपकी प्रतिबद्धता क्या है, और आपकी ईमानदारी क्या है। जब इन चीजों को लेके आप किसी भी फील्ड में, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टरी का हो, चाहे वो टीचर हो, जब आप इन चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप जन कल्याण के कामों को करने में सहायक होते हैं। सहायक होते हैं, आप करते नहीं है, करने वाला तो ऊपर वाला ही है। आप अपना बिल्कुल। एक हिस्सा योगदान करते हैं, और आपको इस पे घमंड करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली है ऊपर वाले ने, और देश की जनता ने भरोसा किया है। ये जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ती है। और उसको निभाने का एक ही तरीका है कि आप इन चीजों को प्रतिबिंबित करें। अब जब राजनीतिक सवाल आ ही गया है, तो मैं आपको बता दूं, आज देश को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, और बेसिक जो समस्याएं हैं देश की, चाहे पानी हो, रोटी, कपड़ा, मकान, या सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होना, ये आज भी वही समस्या बनी हुई है। हालांकि कम हुआ ऐसा नहीं कहता। 70 सालों में देश ने बहुत विकास किया है। एक टाइम था जब अवसर ही उपलब्ध नहीं थे,
अब कम से कम मैक्सिमम लोगों को अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण लोगों को समान अवसर या समान शिक्षा या इस तरह की हम चीजें जो है, किसी गांव में पानी पानी भी नहीं पहुंच रहा, लाइट भी नहीं है, ये कमियां आज भी देखने को मिलती हैं। तो दिल दुखता है, दर्द होता है कि यार एक व्यक्ति को पानी भी पीने को शुद्ध नहीं मिल रहा और एक व्यक्ति कहाँ पे। तो ये उस व्यक्ति, दोनों व्यक्तियों की गलती नहीं है। वो अपनी मेहनत से कमा के उस जगह पे बैठा है जहां वो मिनरल वाटर पी सकता है। दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ है, उसको सरकार की आवश्यकता है और इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दोनों को ही बढ़ावा दे और दोनों का योगदान देश के अंदर ले, उस गरीब का भी और उस अमीर का, दोनों के योगदान को देश के हितों में, जन कल्याण के लिए लिया जाना चाहिए। जबकि होता ये है आज के टाइम पे, गरीब के नाम पे वोट लिए जाते हैं और अमीरों को कोसा जाता है। ये दोनों ही चीजों को मैं गलत मानता हूँ, बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि आप अमीर कोई आपने नहीं बनाया, वो अपनी मेहनत से बनाया, तो आपको उसको कोसने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। कोई गरीब घर में पैदा जरूर हुआ है, उसको भी कोसने का अधिकार नहीं है, उसको सहूलियत देने का अधिकार है आपको। गरीबी कोई जाति धर्म देख के नहीं आती है। ये कोई इंसान तय नहीं कर सकता वो कहाँ पैदा होगा, लेकिन वो अपने एफर्ट और स्वावलंबन से आगे बढ़ सकता है और उस आगे बढ़ने के लिए सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। और एक जो अमीर व्यक्ति है, उस वैसे भी वो टैक्स देता है और वैसे भी वो अपना आगे चल के देश का बहुत तरक्की चाहता है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि सबका सहयोग लेके देश के निर्माण के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको बेहतरीन काम करना होगा। ये मेरी सोच राजनीति को लेकर रही है। वैसे भी आज मैं एक बात से बड़ा दुखी होता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, इन दोनों का बाजारीकरण किसी भी कीमत पे नहीं किया जाना चाहिए। और यदि मुझे मौका मिलता है तो मेरी बेसिक जो चीजें हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत और आवश्यक। हर 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 किसी का सम्मान जी। और जीवन जीने का पूर्ण रूप से ऐसा अधिकार जिसमें वो अपने आप को सम्मानित फील करे, वो और इस तरह की सोच मेरी इस पेशे को लेकर रहेगी और रहती है। डॉक्टर सिंह, आपका हार्दिक आभार। आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय निकाला। आपके लिए 2 पंक्तियाँ याद आ गई, ध्यान दीजिए आप। जिसने आपका संघर्ष देखा है, वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। क्या बात है! आपने तो एक लाइन में मेरे पूरे जीवन का किस्सा सुना दिया। आपकी मैं विधा का कायल हूँ और आपके शब्द जो होते हैं, इतने गहरे, इतने चुने हुए, अद्भुत। आपका पूरा परिवार और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ। जी, मैं आपके बहुत सफल। बहुत आभार प्रकट करता हूँ और हमेशा आप लोगों से जुड़ा रहूंगा और इसमें मैं अपने आप को सचमुच में तहे दिल से बहुत बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। जी, आपके सफल सुखद जीवन की कामना हम सब लोग प्रभु से करते हैं। साथ ही श्रोता वर्ग से भी आग्रह है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद डॉक्टर सिंह। धन्यवाद, धन्यवाद पूरे ग्रुप के लिए, समस्त दर्शकों के लिए और पूरी टीम के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपने मुझे इस लायक समझा, वैसे मैं इस लायक अपने आप को समझता नहीं हूँ। अभी मैं बहुत ही जीवन के छोटे-छोटे पड़ावों पे हूँ। तहे दिल से आभार, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।